हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज से हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती के लिए आर्थिक नियोजन एवं राष्ट्रीय आय बजट पर, मतलब कहने का मतलब सिंपली बोले तो जो आपका इकोनॉमिक्स होता है उस पे आधारित जो भी प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं उस सारे प्रश्न को देखने का कोशिश करेंगे। तो आइए, आज का पहला प्रश्न है मानव संसाधन विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया था। मानव संसाधन विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया था, तो यहाँ पर किस पंचवर्षीय योजना में ध्यान केंद्रित किया गया था मानव संसाधन को? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या? नहीं। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में क्या? नहीं। सातवीं पंचवर्षीय योजना में नहीं। तो उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा राइट ई। तो इस प्रश्न के अनुसार इस ऑप्शन में तो कोई नहीं है, तो आपका राइट आंसर ये हो गया। लेकिन मानव संसाधन विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया था, आपसे पूछ दिया जाए तो ये किया गया था आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना में। किसमें? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में इसको शामिल किया गया था। ठीक ना? जो 8वीं पंचवर्षीय योजना हुई थी आपकी कब हुई थी? तो 1992 से 5 साल जोड़ लीजिए, 1997 तक हुई थी। ठीक है ना? ये समय काल था। तो इसमें जो है ना 8वीं पंचवर्षीय योजना में जो है मानव संसाधन विकास को मतलब शामिल किया गया था। ठीक है। अच्छा, 8वीं पंचवर्षीय योजना को एक अन्य नाम से भी जानते हैं, उस अन्य नाम को भी याद रखना है क्योंकि आपके एग्जाम में हो सके लड़ जाए, पूछ ले। तो देखिए, इसको जो है ना 8वीं पंचवर्षीय योजना को दूसरा नाम क्या है? तो मानव विकास योजना के रूप में भी इसे जाना जाता था। इसको किस नाम से जानते थे? मानव विकास योजना के भी नाम से इसे जाना जाता है। ठीक ना? अच्छा, इस योजना का जो अगर आपसे पूछ रहा है कि उद्देश्य क्या था, तो इस योजना का उद्देश्य याद कर लीजिए। मैं उद्देश्य यहाँ लिख देता हूँ। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कि मानव संसाधन विकास के अंतर्गत मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और रोजगार सृजन पर ध्यान दिया गया। जो आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना है उसमें मुख्यतः जो चीज़ शामिल की गई थी, मतलब जिस पे जोर शोर से ध्यान दिया गया था, वो आपका क्या था? शिक्षा। क्या? शिक्षा पर जोर था। दूसरा क्या था? स्वास्थ्य पर। एक मानव को क्या चाहिए? स्वास्थ्य तो चाहिए, तो स्वास्थ्य पर ध्यान दिया गया था। और पेयजल, पीने योग्य पानी पे बल दिया गया था। ठीक है। और रोजगार भी तो जरूर है मानव के लिए, तो रोजगार सृजन, रोजगार कि सबको रोजगार मिले, उस पर भी बल दिया गया था। ये सब चीज़ क्यों शामिल किया गया था मानव संसाधन विकास योजना में? क्योंकि ऐसा इसलिए किया गया था कि जो जनसंख्या है भारत का, ठीक ना, को एक बोझ के बजाय देश की संपत्ति बनाया जा सके। मतलब जो भारत की जनसंख्या है कितना, 2011 के अगर अनुसार देखिए तो 121 करोड़ है हमारा जनसंख्या, है कि नहीं? तो मानव संसाधन विकास जो 8वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था, तो इसलिए इसको शामिल किया गया था कि जो हमारा इतना बड़ी जनसंख्या है, वर्ल्ड का जो दूसरा सबसे बड़ी जनसंख्या है, उसको एक बोझ ना बना के उसको बोझ ना समझाया जाए। उसको क्या बनाना है? उसको देश की संपत्ति बनाया जाए। बोझ ना बनाकर उसे क्या बनाने की कोशिश की जा रही थी? देश की संपत्ति। ठीक है ना? इसलिए मानव संसाधन विकास पर जोर दिया गया था। ठीक है। देखिए, वीडियो फ्रेंड्स लंबा हो जाएगा, लेकिन हम सारे जो भी कवर है, इससे रिलेटेड प्रश्न है, इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न बन सकता है, मैं एक ही सवाल में आपको सारा बता देता हूँ निचोड़। ठीक ना? जिससे आपको बहुत हेल्पफुल होगा रिवीजन के तौर पर। आप इसलिए वीडियो को स्किप मत करो, अंतिम तक देखा करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिप्रेक्ष्य योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको सही वाला खोजना है। तो परिप्रेक्ष्य योजना से पहली बात आप समझते क्या हो? चलिए पहले इसका उत्तर ले लेते हैं। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी। इसमें विशिष्ट लक्ष्य और सामान्य उद्देश्य शामिल होते हैं। इसमें क्या होता है? विशिष्ट लक्ष्य और सामान्य उद्देश्य शामिल होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? परिप्रेक्ष्य योजना कहते हैं। देखिए, अब अगर आपको मैं बताऊं कि परिप्रेक्ष्य योजना का परिभाषा बताओ, तो
परिप्रेक्ष्य योजना है क्या? तो एक ऐसी योजना, परिप्रेक्ष्य योजना क्या है? तो परिप्रेक्ष्य योजना ऐसी योजना को कहते हैं जो आमतौर पर 15 से 20 वर्षों की लंबी अवधि के लिए तैयार की जाती है। ये एक ऐसी योजना होती है, मैं अगर लिख दूँ, परिभाषा लिखूँ, तो यह एक ऐसी योजना है जो आमतौर पर 15 से 20 वर्षों या 20 साल की लंबी अवधि के लिए तैयार की जाती है। देखिए, परिप्रेक्ष्य योजना वैसी योजना को कहते हैं जो योजना क्या है, 15 से 20 साल की लंबी अवधि के लिए तैयार की जाती है, ठीक ना। वैसी योजना को क्या कहते हैं? परिप्रेक्ष्य योजना कहते हैं। और परिप्रेक्ष्य योजना को आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो योजना होता है अल्पकालीन योजना, मतलब वो वैसी योजना जिसका क्या होता है, समय काल बहुत छोटा होता है। तो अल्पकालीन योजनाओं के लिए एक ब्लू प्रिंट का काम करती है। कहने का मतलब समझिए, परिप्रेक्ष्य योजना ऐसी योजना होती है जो 15 से 20 साल की लंबी अवधि के लिए तैयार की जाती है। और ये क्या होता है, जो अल्पकालीन योजना होता है, जो छोटे छोटे योजना होते हैं, उनके लिए किस तरह का काम करती है? तो ब्लू प्रिंट का काम करती है। छोटी छोटी योजनाओं के लिए ये परिप्रेक्ष्य योजना किस तरह से काम करती है? तो ब्लू प्रिंट की तरह काम करती है, ठीक है ना। तो ऐसी योजना को हम क्या कहते हैं? परिप्रेक्ष्य योजना कहते हैं। जैसे इसका एक उदाहरण आपको देकर मैं समझाऊँ, अगर ऐसे नहीं समझ में तो एक उदाहरण मैं अगर देता हूँ, तो इस योजना में क्या होता है, भविष्य के लिए समान उद्देश्य, जैसे गरीबी हटाओ, गरीबी मिटाओ। जैसे मैं अगर मान लो एक योजना बनाता हूँ कि गरीबी मिटाना है, भारत में नारा भी मिला था ना कि गरीबी मिटाओ, तो गरीबी मिटाना है, तो ये एक क्या हो गया, ये दीर्घकालिक योजना हो गया कि गरीबी तो एक बार जादू का छड़ी है नहीं कि एक बार घुमाएंगे और गरीबी हट जाएगा देश से। तो गरीबी हटाना ये एक दीर्घकालिक है, ये परिप्रेक्ष्य योजना है। ये 15, 20 साल, 30 साल के लंबा समय लगेगा, अवधि लगेगा इसको हटाने के। लेकिन इसके पीछे क्या करेंगे, एक अल्पकालीन योजना को हम धीरे धीरे इसमें शामिल करेंगे, जिससे कि गरीबी हट सकता है। तो कैसे हटेगा? तो इसमें क्या होता है कि प्रति व्यक्ति आय से निश्चित वृद्धि कर देंगे। इसमें क्या करेंगे, गरीबी हटाना है तो हमको क्या करना होगा कि प्रति व्यक्ति की आय में क्या करेंगे, एक निश्चित वृद्धि करते जाएंगे धीरे धीरे। क्या करेंगे, एक निश्चित वृद्धि करते जाएंगे। तो हमारा क्या होगा कि समय के साथ 5 साल, ये 10, 15, 20 साल के बाद क्या होगा कि देश से गरीबी कम हो जाएगा, है कि नहीं। तो वैसी योजना को क्या कहते हैं, परिप्रेक्ष्य योजना कहते हैं। देखिए, मैं समय लूँगा फ्रेंड्स, थोड़ा सा आप बोर मत होइएगा, आप समझिएगा, मेरा वीडियो देखिएगा तो आपको बहुत अच्छा से मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो परिप्रेक्ष्य योजना का मतलब समझ गए कि वैसी योजना जो 15 से 20 साल के लिए लागू किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि जो अल्पकालीन, मतलब जो छोटी योजनाएं होती है, कम समय के लिए जो योजना होती है, उसके लिए वो एक ब्लू प्रिंट का काम करते हैं। मतलब वो छोटी योजना धीरे धीरे, मतलब ब्लू प्रिंट की तरह काम करती है। कौन? परिप्रेक्ष्य योजना। मतलब छोटी छोटी योजनाओं मतलब परिप्रेक्ष्य योजना के अनुसार चलती है, ठीक है। जैसे उदाहरण में लिया कि गरीबी मिटाना है, मान लीजिए भारत देश से गरीबी मिटाना है, तो एक बैग तो नहीं मिटेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रति व्यक्ति की आय में क्या करेंगे, समय समय पर क्या करेंगे कि उसमें वृद्धि करते जाएंगे, जिससे क्या होगा, सभी व्यक्ति की आय बढ़ जाएगी, सभी व्यक्ति काम धंधे में जुड़ जाएंगे, तो क्या होगा, गरीबी खुद मिट जाएगा। तो इस तरह से है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बहुत समय ले रहा हूँ, लेकिन आप मेरे साथ बने रहिए। भारत में किस पंचवर्षीय योजना में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था? बताइए।
भारत में किस पंचवर्षीय योजना में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था भारत में, ठीक ना। देखिए, तो मिश्रित व्यवस्था, ये जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, इसका समय काल क्या था, ये कब से कब तक था? तो इसका समय जब पूछा जाएगा तो बताइएगा 1956 से 1961 तक रहा था। इसी दौरान द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही 1956 में क्या आया था आपका, भारत देश में औद्योगिक नीति को अपनाया गया था। औद्योगिक नीति को स्वीकार किया गया था, ठीक ना, जिसने आधिकारिक तौर पर भारत को एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में स्वीकृति दिया। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे प्रश्न चलते हैं। भारत में किस वर्ष में रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था? बताइए, भारत किस वर्ष में रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था? तो इधर ऑप्शन है बाकी, 2017 में किया गया था। रेल बजट को क्या गया था, आम बजट से अलग कर दिया गया था। 2017 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत सरकार ने 21 सितंबर 2016 को एक ऐतिहासिक निर्णय लिया था। क्या निर्णय लिया कि जो है रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया जाए। तो ये जो ऐतिहासिक निर्णय है, इस निर्णय को जो है संसद में कब पेश किया गया? तो ये पेश किया गया था आपका सितंबर 2017 में। 2017 में भी कब तारीख था, 1 फरवरी 2017 को क्या किया गया था, संसद में लाया गया था, जिसमें ये पास हो गया था। ठीक है, संसद में पेश किया गया था, जो ये पास हो गया था संसद में। तो इससे क्या हुआ कि 92 मतलब इतना साल पुराना ये जो रेल बजट और आम बजट एक ही साथ, मतलब रेल बजट और आम बजट एक ही साथ जो होते थे, मतलब शामिल थे आम बजट में, रेल बजट आम बजट में ही शामिल था। तो 92 साल पुरानी जो परंपरा है, इससे पहले एकलव्य कमेटी की सिफारिश पर 1927 से रेल बजट और आम बजट अलग अलग पेश किए जाते थे। तो इतना साल पुराना, मतलब रेल बजट और आम बजट क्या होता था, और आम बजट क्या है, अलग अलग पेश किया जाता था। क्या किया जाता था, अलग अलग पेश किया जाता था, पेश किया जाता था। कितना साल से, 92 साल से। इसकी शुरुआत कब हो चुकी थी, तो 1924 से क्या होता था, रेल बजट और आम बजट को अलग अलग पेश किया जाता था, जो लगभग कितना साल पुराना था, 92 साल से ये परंपरा चलती आ रही थी। वो जाके 2017 में क्या हुआ था, इस 92 साल परंपरा क्या हुआ था, ख़त्म हुआ था, जिसमें क्या हुआ कि रेल बजट को आम बजट से मतलब रेल बजट को आम बजट में ही शामिल कर दिया गया। रेल बजट को आम बजट में ही शामिल कर दिया गया। ठीक ना, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, विलय का उद्देश्य क्या था, किसका मुख्य उद्देश्य यही था कि भारतीय रेलवे के वित्त में पारदर्शिता लाना, संसाधनों को बेहतर उपयोग करना और 2 अलग अलग बजट पेश करने की प्रशासनिक जटिलता को कम करना। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट का उद्देश्य नहीं है? सरकारी बजट का उद्देश्य नहीं है, नहीं वाला पूछा है कि सरकार जो बजट पेश करती है उसका कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो आर्थिक विकास का प्रबंधन करना, ये तो उद्देश्य है ही।
वितरण पर कोई वित्तीय नियंत्रण नहीं हो, ऐसा थोड़ा है। वितरण पे तो वित्तीय नियंत्रण होना ही चाहिए, तो ये गलत बात है। तो नहीं वाला का राइट आंसर नहीं, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा आपका। वर्तमान कार्यक्रमों और नीतियों को परिवेक्षण करने के लिए ये तो होना ही चाहिए। तो आपको नहीं वाला पूछा, तो नहीं वाला कौन है राइट, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये आपका हुआ था 1991 में। कब हुआ था? 1991 में। लेकिन आपको फुल डेट के साथ पूछेगा तो 2 मई 1951 याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो आपको ज़्यादा हेल्पफुल होगा। हो सकता है कि आपके एग्जाम में, आपके पेपर में ये फंस जाए। तो पूछेगा कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1951 में हुई थी, लेकिन फुल डेट के साथ याद करना है, तो 2 मई 1951 हुई थी। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली है। ठीक है, याद कर लीजिए। ठीक ना, न्यू दिल्ली है। अच्छा, इसका काम क्या है? जो ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, इसका काम आपसे पूछ ले तो काम क्या है? तो काम याद रखिए, मैं बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिए। राष्ट्रीय आय की गणना करना, मतलब भारत में राष्ट्रीय आय और जीडीपी के आंकड़ों को संकलित और जारी करने की मुख्य जिम्मेदारी इसी संस्था को है। क्या है? फिर से सुनिए। भारत में जो राष्ट्रीय आय होते हैं और जीडीपी के आंकड़ों के संकलित और जारी करने की मुख्य जिम्मेदारी किस संस्था के पास है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के पास ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संघ सरकार के वित्त में नवीनतम विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कितनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है वो वाला देखिए। तो महामारी वित्तीय वर्ष 2020-2021 के दौरान था ना, कोविड था ना, इस समय कोविड था, कोविड-19 के दौरान संघ सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 9.2 दशमलव तक पहुंच गया था। हाँ, ये बात सही है, तो ऑप्शन आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये याद कर लीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार के गैर योजनागत व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गैर योजनागत, तो इसमें राइट आंसर आपका क्या है? व्यय ब्याज भुगतान पर होता है, ऑप्शन ए राइट है। ठीक है, व्यय जो होता है ब्याज भुगतान पर होता है, इसका राइट आंसर ए है। ठीक है, गैर योजनागत व्यय जो है सरकार के नियमित प्रशासन और अनिवार्य दायित्व पर होने वाला व्यय है। जो ये गैर योजनागत जो व्यय है, ये क्या होता है? ये सरकार के जो नियमित मतलब जो रेगुलर नियमित प्रशासन और अनिवार्य दायित्वों पर होने वाला व्यय है। ठीक ना, इसमें मुख्य रूप से ब्याज भुगतान, वेतन, पेंशन, सब्सिडी और ऋण भुगतान शामिल होते हैं। इसमें क्या क्या शामिल होता है? उदाहरण के लिए तौर पे देखिएगा, तो इसमें जो वेतन दिया जाता है उसको कहते हैं। इसमें जो पेंशन आपको मिलता है नौकरी के बाद, जो आपको सब्सिडी मिलता है, ठीक ना, सब्सिडी और ऋण भुगतान शामिल होते हैं। और क्या होता है आपका? ऋण भुगतान। ये सब किस में आते हैं? तो सरकार के गैर योजनागत व्यय में शामिल होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट है। आगे बढ़िए। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की प्रवृत्ति के बारे में कौन सा कथन सही है? एफडीआई से आप क्या समझते हो? एफडीआई से ये होता है, एफडीआई का अर्थ समझिए। एफडीआई वह निवेश है, ये एक तरह का क्या है? निवेश है। ठीक ना, वह निवेश है जिसमें विदेशी कंपनी, इसमें कौन ज़्यादा करके भाग लेता है? विदेशी कंपनियां भाग लेती है। विदेशी कंपनियां किसी देश में सीधे उत्पाद या व्यवसाय में निवेश करती है। मतलब एफडीआई किसको कहते हैं? एक निवेश है ये, जिसमें विदेशी कंपनियां करती है। विदेशी कंपनियां क्या करती है? किसी दूसरे देश में, किसी देश में सीधे तौर पे, मतलब सीधे उत्पादन या व्यवसाय में क्या करती है? पैसा लगाती है, मतलब निवेश करती है। जैसे भारत में देखिए अभी एप्पल कंपनी खुला है ना, एप्पल कंपनी, तो विदेशी कंपनी है जो भारत में क्या कर रहा है? अपना पैसा लगा रहा है, अपना व्यवसाय कर रहा है।
तो वो किसके अंतर्गत आएगा? एफडीआई के अंतर्गत आएगा। तो वही पूछ रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रवृत्ति के बारे में कौन सा कथन सही है? तो आइए यहाँ पर देखिए, निजी क्षेत्र की कम भागीदारिता के कारण इसमें कमी आई है, या महामारी में, अच्छा हाँ सही उत्तर चुनना है, ठीक ना। महामारी से पहले के स्तर की तुलना में इसमें वृद्धि हुई है, और दूरसंचार क्षेत्र में सुधार के बाद इसमें हर वर्ष बिना कमी के वृद्धि हुई है, या कमजोर वैश्विक आर्थिक स्थिति के कारण इसमें कमी आई है। तो कौन सा राइट आंसर लग रहा है? सही वाला बोलना है। इसमें क्या बोल रहा है कि सही उत्तर चुनिए न। यहाँ पर देखते हैं कौन सा कथन सही है, सही वाला बोला है ना, सही वाला। तो सही चुनना है, 9 नंबर क्वेश्चन है तो सही चुनना है, ठीक ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही 2 और 4, 2 सही है कि महामारी से पहले के स्तर की तुलना में इसमें वृद्धि हुई है। देखिए कोविड जो आया था, कोविड-19, उसके बाद ही तो एफडीआई जो, जैसे क्या हुआ है, हमारा जो चाइना से उठ के जो एप्पल कंपनी है, ये सब और बहुत सारे कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी, ये सब क्या है भारत में वहाँ के जगह यहाँ लगाना धीरे धीरे कंपनी स्थापित करने लगे। तो महामारी से पहले का स्तर की तुलना में भारत में क्या हुआ, इसमें वृद्धि हुई है। तो ये बात सही है। कमजोर वैश्विक आर्थिक स्थिति के कारण इसमें कमी आई है, तो ये भी ठीक है, ठीक ना। तो ऑप्शन 2 और 4 राइट है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़िए। स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह खान मंत्रालय के अंतर्गत एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। तो ऐसा बात नहीं है। इसका जो राइट आंसर है आपका फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये जो है ना, खान मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ये खान मंत्रालय के, आगे बढ़ते हैं कि उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है, आपको बोला है ना गलत। तो ये वाला तो नहीं है, क्योंकि ये ना खान मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है। इसको हम बताता हूँ किसके अंतर्गत आता है। यह कॉर्ड्स के नेटवर्क की तरह जियो पोजीशन प्रदान इंफ्रास्ट्रक्चर को 5 सेंटीमीटर तक की सटीकता प्रदान करने का प्रयास करती है। तो हाँ, ये वाला सही है। और कौन है? CORS मीन्स, मतलब कोर्स का फुल फॉर्म दिया। कोर्स का फुल फॉर्म क्या होता है? क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग होता है। नहीं, ये भी नहीं होता, ये भी गलत है। आपको गलत ही खोजना था, ठीक है। तो 2-3 गलत हो गया, तो 2-3 है यहाँ पर। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए CORS का जो फुल फॉर्म होता है वो कुछ ये होता है। इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है continuously operating रेफरेंस स्टेशन, ठीक है। तो यहाँ पर तो गलत दिया है, तो इसलिए राइट आपका ऑप्शन 3 गलत है। अच्छा 4 देखिए, यह ड्रोन तकनीक से ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में मानचित्रण कर संपत्ति का स्वामित्व प्रदान करती है। तो ये राइट भी, ऑप्शन 4 राइट सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है? गलत वाला खोजना आपको, ठीक है। तो इसका गलत खोजना है। तो उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन PLI जिसे बोलता है, योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, यह घरेलू विनिर्माण और मोबाइल फोन व इलेक्ट्रॉनिक घटकों में निवेश को बढ़ावा देता है। ये बात सही है। ऑप्शन ये 1 है, हिंदी उसका लिखा हुआ है, हिंदी ट्रांसलेट। तो ये तो सही है। दूसरा देखते हैं, इसमें आवेदकों की 2 श्रेणियां हैं, वैश्विक कंपनी और घरेलू कंपनी। नहीं, ये गलत है, ठीक है। पात्र कंपनियों के 6 वर्षों तक लगभग 8% प्रोत्साहन मिलती है। तो ये बात भी गलत है, ठीक है। लक्ष्य श्रेणी में लैपटॉप, टैबलेट, AIO PC सर्वर और USB शामिल है। ये भी सही है। तो आपको क्या गलत खोजना था? तो कौन है? 2 और 3 गलत है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा राइट आंसर, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में 2029 में प्रारंभ हुई महामारी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मंदी ने भारतीय व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया था। ये बात सही होगा, ठीक है।
प्रभावित क्या था? मंदी ने भारतीय खेतिहर किसान आयात एवं निर्यात को प्रतिकूलता से प्रभावित किया था। ये भी बात सही है। मंदी को भारत पर प्रभाव संकेत करता है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में विश्व अर्थव्यवस्था एकीकृत हो चुकी थी। तो यहाँ तो ऐसे ऐसे दो सही हो गया, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। अच्छा, इसको समझते हैं कि 1929 में जो महामारी आया था, महामंदी जो आया था, ये महामंदी कहाँ से निकला था? ये महामंदी आपका अमेरिका से शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? तो अमेरिका से इसकी स्टार्टिंग हुई थी, अमेरिका से, जिसकी शुरुआत अमेरिका से हुई थी, ठीक है। इस संकट के कारण क्या हुआ था? विश्व व्यापार में भारी गिरावट आई और इसका प्रभाव ब्रिटिश भारत में भी पड़ा था। भारतीय निर्यात और आयात दोनों में गिरावट आई, जिससे व्यापार प्रभावित हुआ था। इसका सबसे अधिक प्रभाव किसान और कृषि क्षेत्र में पड़ा, क्योंकि कृषि उत्पादों की कीमत गिर गई थी। इससे यह स्पष्ट है कि इस समय भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ था, इसलिए विश्व संकट का प्रभाव भारत पर भी पड़ा था। तो ऑप्शन आपका राइट ए मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सही है। और मंदी का भारत पर प्रभाव संकेत करता है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में विश्व आर्थिक एकीकृत से, तो आपका राइट आंसर ऐसे ए भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्लस्टर आधारित ग्रामीण विकास की योजना का नाम क्या है? क्लस्टर आधारित ग्रामीण विकास की योजना का नाम क्या है? इसका नाम था डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक ना, ऑप्शन बी राइट है। ये मिशन की घोषणा कब हुई थी? तो इस मिशन की घोषणा याद रख लीजिएगा, इस मिशन की घोषणा हुई थी 2016 में, ठीक है। तो क्लस्टर आधारित ग्रामीण विकास योजना का नाम क्या है? तो डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी रिबन मिशन है, और इसका जो घोषणा हुआ था 2016 में हुआ था, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा? वीडियो तो लॉन्ग हो गया होगा फ्रेंड्स, तो इसके लिए क्या करूं, मैं आपको डिटेल में बताने का प्रयास किया। अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इकोनॉमिक्स का वीडियो 2 लेकर हाजिर हैं। आइए आज का पहला प्रश्न लेते हैं। टॉपिक देख लीजिए, रहने वाला है कृषि उद्योग एवं व्यापार एवं आधारभूत संरचना पर, ठीक है। तो पहला प्रश्न क्या है? भारत में दशकों से कृषि के सकल घरेलू उत्पाद, जिसे इंग्लिश में जीडीपी बोलते हैं, में हिस्से में गिरावट का सबसे सटीक कारण कौन सा है? मतलब गिरावट जीडीपी में कहाँ, किस क्षेत्र में? तो कृषि के घरेलू उत्पाद क्षेत्र में जो है गिरावट देखने को मिलता है, उसके लिए आपको सटीक कारण पूछा जा रहा है। और कहाँ पर? तो भारत में। तो देखिए, गिरावट कैसे होगा? तो सेवा क्षेत्र का विकास, सेवा क्षेत्र का विकास होने से मतलब क्या है कि कृषि को छोड़कर बहुत लोग अब क्या है, इंडस्ट्री में ज़्यादा काम करना पसंद कर रहे हैं, तो कृषि में गिरावट तो होगा ही, तो ऑप्शन ए भी सही है। फिर कृषि उत्पादकता की सापेक्ष गिरावट। अब देखिए, कृषि में उत्पादकता भी कम हुई है, कहने का मतलब है अब ज़मीन भी कम है, तो लोग क्या कर रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र में सिर्फ अपने जीविका के लिए कृषि अब किया जा रहा है, कुछ इस तरह से भी। तो क्षेत्र घट रहा है क्योंकि आपका इंडस्ट्री बढ़ रहा है, आपका रेसिडेंशियल इलाका बढ़ रहा है, तो उससे भी ज़मीन कम होने से कृषि उत्पादकता भी क्या हो रही है, घट रही है। तो ऑप्शन बी भी राइट है। कृषि से गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार का संरचनात्मक बदलाव, सही बात है। कृषि से अब गैर कृषि मतलब कृषि को छोड़कर लोग अब क्या करते हैं, अदर रोजगार करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है ना, एआई सेक्टर में, तो ये भी सही है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय कृषि की सबसे महत्वपूर्ण कमजोरी क्या है? भारतीय कृषि मतलब जो इंडियन जो आपका एग्रीकल्चरल है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण कमजोरी क्या है कि मानसून पर निर्भरता, सही बात है, ये तो है ही। यंत्रीकरण का भी निम्न स्तर, ये भी है। मतलब हमारे जो भारत में कृषि होता है उसमें जो सिंचाई है, आज भी देखिए नहरों से ही होता है, सिंचाई होता है ना, 50 की 60% नहर से होता है, और यंत्र से अभी भी सिंचाई की व्यवस्था नहीं है गांव-गांव में। तो ये भी हो गया। छोटे और खंडीकृत खेत, अब जो खेत बचे हैं छोटे छोटे खंडों में उपलब्ध है, एक बड़ा सा एरिया में नहीं है, खंड खंड में, तो ये भी सही है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा कि भारतीय कृषि की सबसे महत्वपूर्ण कमजोरी क्या है? तो ये सारे राइट आंसर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है,
भारतीय कृषि में निवेश कम होने का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से बताता है? भारतीय कृषि में निवेश कम होने का मुख्य कारण क्या है? तो फसलों की कम लाभप्रदता, सही बात है, ये भी राइट आंसर है। आगे ऑप्शन देखिए, ग्रामीण बैंकिंग की कमी, ये भी राइट लग रहा है, ग्रामीण बैंकिंग की भी कमी है ना, लोन देने में, ये भी ठीक है। छोटे खेत का आकार, ये भी सही बात है, उपयुक्त में से एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, भारतीय औद्योगिक विकास के संदर्भ में, भारतीय औद्योगिक विकास के संदर्भ में इन्फेंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट निम्नलिखित किसका समर्थन करता है? तो ये जो आपका पूंजीगत वस्तुओं का मुक्त आयात या नए उद्योग को संरक्षण, इसके अंतर्गत भारतीय औद्योगिक विकास के संदर्भ में जो ये है इन्फेंट इंडस्ट्री आर्गूमेंट जो है, ये किसका समर्थन करता है? तो नए उद्योगों को संरक्षण, मतलब जो नया उद्योग लगा रहा है उसको क्या है, 1-2 साल के लिए नया तो उसको संरक्षण देना, मतलब उसको बढ़ावा देने के लिए, डेवलप करने के लिए उसको क्या करना, सहायता देना पीछे से, यही कहलाता है आपका इन्फेंट इंडस्ट्री आर्गूमेंट। ठीक है, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सी मुक्त आर्थिक आधारभूत संरचना कृषि उत्पादकता में प्रत्यक्ष रूप से योगदान देती है? निम्नलिखित में कौन से मुख्य आर्थिक आधारभूत संरचना कृषि उत्पादकता में प्रत्यक्ष रूप से योगदान देती है? मतलब प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट रूप से। तो सिंचाई नेटवर्क, सड़क और परिवहन नेटवर्क, शीत भंडारण सुविधा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सारे चीज़, जैसे सिंचाई नेटवर्क अगर अच्छा होगा तो आपका क्या होगा, कृषि उत्पादकता बढ़ेगी, मतलब कृषि के द्वारा जो प्रोडक्ट होगा, अनाज होगा, प्रोडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी कृषि में, तो सिंचाई नेटवर्क होना ही चाहिए। सड़क और परिवहन नेटवर्क भी होना चाहिए। मान लीजिए जो सड़क, अगर आप परिवहन से जुड़ा हुआ रहेगा खेत, तो जो भी आप अनाज उगाते हो या जो भी फसल उगेगा उसको आप मार्केट तक क्या करोगे, कम समय में पहुंचा सकते हो, या जो कच्चा माल है आप मार्केट तक पहुंचा सकते हो, और जो आपका कच्चा माल आपको खेती जिस चीज़ का करना है उसका आप सीड वहां तक पहुंचा सकते हो, उससे जुड़े हुए आप सिंचाई की व्यवस्था, मतलब फर्टिलाइज़र, उर्वरक ये सब पहुंचा सकते हैं। सड़क और परिवहन नेटवर्क अच्छा होगा तो खेतों तक। शीत भंडारण सुविधा, ये भी सही बात है। शीत भंडारण सुविधा है क्या कि शीतकाल में जो भंडारण होता है, जैसे आपको लंबे समय तक अनाज को बचा के रखना है, तो उसके लिए भी भंडारण सुविधा होना ही चाहिए, है कि नहीं? तो ऑप्शन ए बी सी राइट है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, भारत में कृषि मूल्यों को स्थिर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नीति हस्तक्षेप सबसे प्रत्यक्ष रूप से लक्षित है? भारत में क्या बोल रहा है, कृषि मूल्यों को स्थिर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नीति हस्तक्षेप सबसे प्रत्यक्ष रूप से लक्षित है? ये तो आपको याद होना ही चाहिए, क्योंकि भारत में इसी के लिए तो देखिए कितना बार कितना होता है, हरियाणा पंजाब में आप देखते होंगे कि कितना बार दिल्ली को जाम किया जाता है, हरियाणा के द्वारा, पंजाब के द्वारा किया जाता है ना। तो किसका मांग करता है? जो सुने होंगे राकेश डकैत करके जो नाम है, यूपी के रहने वाले, वो हमेशा लेके एमएसपी चिल्लाते रहते हैं। तो न्यूनतम समर्थक मूल्य, तो ऑप्शन ए राइट है ना इसका। तो भारत में कृषि मूल्यों को स्थिर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नीति हस्तक्षेप सबसे प्रत्यक्ष रूप से लक्षित है? तो एमएसपी इसको बोलते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है, फसल बीमा योजना नहीं, ये नहीं है। अनुबंध खेती, ये भी नहीं है, ठीक ना। क्योंकि देखिए आपको मैं बताता हूँ, अगर ये दोनों ऑप्शन जो छठा है, इस ऑप्शन का क्या है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, तो आपको बता ही दिया कि ये क्या होता है कि कृषि मूल्य को स्थिर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, फसल बीमा योजना क्या है? तो फसल बीमा योजना ये है कि जैसे कोई मतलब बीमा क्यों करवाते हैं, कोई दुर्घटना हो गया, कोई जोखिम हुआ, जोखिम मतलब फसल बीमा योजना इसलिए करवाया जाता है कि जोखिम प्रबंधन का काम करती है। क्या करती है? जो कोई भी चीज़ का फसल का नुकसान होगा तो जोखिम को क्या करती है, जोखिम प्रबंधन का ये क्या करती है, काम करती है। मतलब मान लीजिए कि कोई भी पर्यावरण डिजास्टर हुआ, फसल का नुकसान बारिश के द्वारा या कुछ के द्वारा, तो उसका क्या होगा, उस फसल का क्या होता है, मुआवजा मिल जाता है। ठीक ना, काम करती है, मूल्य नियंत्रण का नहीं करती है। ठीक है, अच्छा ये क्या है, अनुबंध खेती क्या है? अनुबंध खेती मूल्य स्थिरता के लिए प्रत्यक्ष नीति नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक ना, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो गया है। ठीक है, आगे बढ़िए, भारत के कृषि और गैर कृषि क्षेत्रों की डुअल इकोनॉमी को निम्न में से
कौन सी विशेषता दर्शाती है? भारत के कृषि और गैर कृषि क्षेत्र की डुअल इकोनॉमी को निम्न में से कौन सी विशेषता दर्शाती है? सेवा क्षेत्र में उच्च उत्पादकता, ऑप्शन बी आधुनिक और पारंपरिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व, या ऑप्शन सी केवल कृषि निर्यात पर निर्भरता। नहीं, आपका ऑप्शन बी है। जैसे देखिए कृषि हुआ और गैर कृषि कहने का मतलब क्या है? जैसे कोई इंडस्ट्रियल, जैसे कुछ अदर रोजगार या अदर कुछ काम, जैसे आप कंपनी हो गया, ये सब हो गया, ठीक है, उद्योग हो गया। तो कृषि और उद्योग क्षेत्रों के डुअल इकोनॉमी को निम्न में कौन सी विशेषता दर्शाती है? कि आधुनिक और पारंपरिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व, मतलब एक दोनों का एक दूसरे पर क्या है, अस्तित्व क्या है, रिलेटेड है, मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, समझे। आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र में अधिक उत्पादकता है, परंपरागत कृषि और ग्रामीण श्रम बाजार में कम उत्पादकता होती है। डुअल इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था में दोनों का सह अस्तित्व दिखता है। तो ऑप्शन बी राइट है। आगे बढ़िए। औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास का सबसे महत्वपूर्ण लाभ निम्न में से कौन सा है? औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास का सबसे महत्वपूर्ण लाभ निम्न में से कौन सा है? तो परिवहन लागत में कमी, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि, या कृषि उत्पादन में वृद्धि। तो जो बोल रहा है कि औद्योगिक आधारभूत जो संरचना विकास का सबसे महत्वपूर्ण लाभ ये होता है कि परिवहन लागत में कमी आ जाती है। देखिए आप मान लीजिए कि कहीं पर भी आप जैसे खेती है या कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ पर अगर उद्योग लगा हो, ठीक ना, औद्योगिक वहाँ पर उद्योग, वहीं पर आप क्या करो, जो भी उद्योग है उसका आप स्ट्रक्चर खड़ा कर लो, बिल्डिंग या उसे, तो उससे क्या होगा, परिवहन लागत में कमी हो जाएगी। वहीं पर कच्चा माल उतारिए और वहीं बनाइए, तो आपका क्या होगा, परिवहन लागत में कमी हो जाएगी। तो ऑप्शन ए सटीक है इसके लिए, ठीक है। बेहतर आधारभूत संरचना से परिवहन लागत घटती है। आधारभूत संरचना जितना अच्छा रखिएगा उससे क्या होगा, आपका परिवहन लागत घट जाएगी, मतलब जितना आप ट्रांसपोर्ट में खर्च करते हैं वो आपका कम होगा। इससे क्या होता है कि औद्योगिक उत्पादन और वितरण खर्च कम हो जाता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर मूल रूप से सामान्य नीति का प्रभाव होती है। कृषि उत्पादन पर आधारभूत संरचना का प्रभाव अप्रत्यक्ष है। तो सबसे जरूरी बात आपका यही है, परिवहन लागत क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। व्यापार उदारीकरण सुधारों के तहत कौन सी नीति उपाय के सीधे टैरिफ व्यवस्था को प्रभावित किया? व्यापार उदारीकरण सुधार के तहत कौन सी नीति उपाय ने सीधे टैरिफ व्यवस्था को प्रभावित किया? आयात शुल्क में कटौती, या मात्रात्मक प्रतिबंधों का समाप्त होना, या वस्तु एवं सेवाओं का। तो कौन सा है? तो इसमें आपका राइट आंसर जो है ना, हमको लग रहा है कि ए होगा, कि आयात शुल्कों में क्या हो जाती है, इससे कटौती देखने को मिला था। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। आगे क्या है, भारत में कृषि और उद्योग के बीच कार्यात्मक संबंध को सबसे अच्छा किस विकल्प द्वारा दर्शाया गया है? तो उस विकल्प को खोजना है, मतलब कृषि और उद्योग के बीच में जो कार्यात्मक संबंध है, रिलेशन है, उसको सबसे अच्छा कौन दर्शा रहा है नीचे 4 ऑप्शन में, वो आपको खोजना है। तो उद्योग के लिए कृषि उत्पाद मूल कच्चे माल के रूप में है। उद्योग के लिए कृषि उत्पाद मूल कच्चे माल के रूप में है। हाँ, ये बात तो सही लग रहा है कि नहीं। कच्चा, जैसे मान लीजिए कृषि के द्वारा हम क्या उपजाए, मान लीजिए हम गन्ना उपजाए, है ना, गन्ना उपजाए, ठीक है। तो उद्योग में उस गन्ना का उपयोग करके क्या बनाते हैं, चीनी बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। तो ये गन्ना क्या हो गया, कृषि, मतलब कृषि उत्पाद है गन्ना। और ये कच्चा माल किसके लिए हुआ, उद्योग के लिए। तो कच्चे माल का ना हुआ, उद्योग के लिए कच्चा माल हुआ। उद्योग उसको क्या किया, चीनी में बदल के उससे प्रोडक्ट बना लिया, पक्का माल। तो कृषि के लिए, उद्योग के लिए कृषि उत्पाद मूल कच्चे माल के रूप में है, ये बात सही है। कृषि मर्कनाइजेशन के लिए औद्योगिक मशीनरी, ये भी आपको क्या लग रहा है, उद्योग द्वारा निर्मित मशीनरी कृषि के मैकेनाइज्म में उपयोग होती है, ये भी बात सही है। ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण ऋण की उपलब्धता कृषि औद्योगिक का सपोर्टिंग फैक्टर है, ये भी बात सही है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे आइए। आगे क्या है कि सूची 1 को सूची 2 से मैच करना आपको। तो जैसे लीनन क्या है, एक जो है लीनन क्या है, पहले लीनन समझे। लीनन जो है एक कपड़ा है, क्या है, कपड़ा है। लीनन क्या है, कपड़ा है, जो सन के पौधे के रेशों से बनाया जाता है। लीनन क्या है, एक कपड़ा है जो किसके रेशे से बनाया जाता है, तो सन के पौधे के, सन का पौधा का जो रेशा निकलता है
उससे ये बनता है। तो आपका क्या हो जाएगा, इसमें 2 यहाँ पर आ जाएगा। तो लिनन एक कपड़ा है जो सन के पौधे के रेशे से बनता है, ठीक है। अच्छा, जटा या कायर, जटा या कायर कह रहे हैं, तो ये क्या है, जटा या कायर को पहले समझे। कायर जो है नारियल के छिलके के रेशे से बनता है। कायर या जटा जो ये प्रोडक्ट है जो किसके छिलके से बनता है, तो नारियल के छिलके से बनता है। किसके, तो नारियल, नारियल के पील से बनता है, नारियल के पौधों से बनता है, इसे लिख देते हैं, नारियल के पौधों से बनता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका 1 मैच कर लीजिए, ठीक है। तो 2 और 1, 2 1 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये राइट है, सी होना चाहिए। अच्छा आगे चलते हैं। मोहायर, मोहायर, मोहायर क्या है, तो मोहायर जो है अंगोरा बकरी के बालों से प्राप्त होता है। मोहायर जो है किससे प्राप्त होता है, ये रॉ मटेरियल है, किससे प्राप्त होता है, अंगोरा बकरी से। तो अंगोरा में लिख देता हूँ, अंगोरा बकरी से ये रॉ मटेरियल के तौर पे प्राप्त होता है, तो 4 हो जाएगा। अच्छा, डाउन, डाउन क्या है, तो डाउन के बारे में देख लेते हैं। डाउन क्या है, तो डाउन जो है बत्तख और हंस के मुलायम पंखों से प्राप्त होता है। डाउन कैसे प्राप्त होता है, तो बत्तख और गीज के पंख से, बत्तख और हंस के जो मुलायम पंख होते हैं, मुलायम, मुलायम पंखों से प्राप्त होता है कि नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा, कहाँ पर है आपका, सन हो गया, बत्तख और गीज के, अंगोरा बकरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 ना होगा, बत्तख और गीज के पंख से ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन आपका 3rd हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगता है, वीडियो के लिए लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स आइए आज का पहला प्रश्न लेते हैं। टॉपिक है मुद्रा, बैंकिंग एवं कर प्रणाली, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है इस पर, कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको आरबीआई बोलते हैं, उसका कार्य नहीं है, मतलब वो कौन सा कार्य नहीं करता है। तो अर्थव्यवस्था में ऋण नियंत्रण, ये तो करता है, ये इसका कार्य है, ये कार्य में आएगा, हमको नहीं वाला खोजना है, ठीक है। विदेशी मुद्रा भंडारण का प्रबंधन भी करता है आरबीआई। राज्यों के राजकीय घाटा लक्ष्य निर्धारित करना, नहीं ये नहीं करता है। राज्यों का राजकों से घाटा लक्ष्य निर्धारण करना, ये आरबीआई नहीं करता है, ये राज्य करता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई द्वारा उपयोग किए जाने वाला मात्रात्मक मौद्रिक नीति उपकरण का उदाहरण कौन सा है। तो बैंक दर है क्या, नकद आरक्षित अनुपात है क्या, वैधानिक तरलता है क्या, वैधानिक तरलता अनुपात है क्या। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है, एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है। भारत में निम्नलिखित में कौन सा कर जो है, टैक्स जो है, टैक्स केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। तो सीमा शुल्क, जिसे कस्टम ड्यूटी बोलते हैं, ये जो है केंद्र सरकार लगाती है। ये जो कर है, ये जो टैक्स है, ये टैक्स कौन लगाता है, तो आपका केंद्र सरकार लगाता है, ठीक ना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए बिक्री कर जो यहाँ पर लिखा गया है, बिक्री कर आपसे हो सकता है पूछ दे कि बिक्री कर जीएसटी के तहत आता है। तो बिक्री कर जो जीएसटी के तहत अब नहीं आता है, नहीं आता है, ठीक ना। और स्टेट एक्साइज ड्यूटी का राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। ये जो है स्टेट एक्साइज ड्यूटी, ये किसके द्वारा लगाया जाता है, तो राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है, ठीक ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यूनियन गवर्नमेंट के राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा यूनियन गवर्नमेंट के राजस्व प्राप्ति का हिस्सा नहीं है? तो कॉरपोरेट कर, आरबीआई से लाभांश, पूंजीगत प्राप्तियां। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पूंजीगत प्राप्तियां जो है यूनियन गवर्नमेंट के राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये दोनों ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो है, लेकिन पूंजीगत प्राप्तियां नहीं है। तो हमको पूछा है नहीं वाला, तो नहीं वाला ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। भारत में जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है, के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको सही वाला खोजना है। तो ये सभी राज्य करों को बदलता है, ये गलत है। यह गणतंत्र आधारित कर है, सही बात है। ये जो है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। यह केवल केंद्र द्वारा लगाया जाता है, ये भी बात गलत है। ये जो है जीएसटी जो है, जीएसटी ये क्या है? ये आपका केंद्र भी लगाता है और राज्य सरकार भी लगाती है। यह केवल केंद्र द्वारा नहीं लगाया जाता, केंद्र और राज्य दोनों कर वसूलते हैं। यह यहाँ पर लिखेंगे केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्य दोनों कर वसूलते हैं। जीएसटी जो है सिर्फ केंद्र सरकार नहीं लगाता है, ये आपका केंद्र और राज्य दोनों लगा सकता है और दोनों इसके द्वारा कर वसूल सकते हैं, ठीक ना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में वित्त आयोग का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारत में जो वित्त आयोग है उसका प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केंद्र राज्य के बीच कर राजस्व का वितरण सुझाव देना। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है ना। का प्रमुख कार्य यही है कि केंद्र और राज्य के बीच में टैक्स जो रेवेन्यू को वितरण करना, ये संघ की वित्तीय संतुलन की सिफारिश करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में कोर बैंकिंग की अवधारणा के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? कोर बैंकिंग। तो कोर बैंकिंग की अवधारणा के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ग्राहक किसी भी शाखा से खाता चला सकता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जो कोर बैंकिंग होता है ना, उसमें आप क्या कर सकते हो कि ग्राहक अपने खाते को किसी भी बैंक शाखा से चला सकता है। यह नेटवर्क आधारित सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, ठीक ना। मैनुअल अकाउंटिंग कोर बैंकिंग में नहीं आता। यहाँ पर जो मैनुअल दिया हुआ है, मैनुअल अकाउंटिंग, ये आपका जो आपका कोर बैंकिंग है, कोर बैंकिंग, ये सब याद करिएगा, कोर बैंकिंग में नहीं आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है? डायरेक्ट टैक्स ये आपका इनकम टैक्स, ऑप्शन ए है ना। इनकम टैक्स आता है किसमें? डायरेक्ट टैक्स में। इनकम टैक्स सीधे व्यक्ति या संस्था की आय पर लगाया जाता है। ये जो आयकर होता है या इनकम टैक्स जो होता है, ये सीधे किस पे लगता है? तो सीधे जो व्यक्ति है या जो संस्था है, संस्था मतलब जो कंपनी है, संस्था की आय जितना उसका इनकम है पर क्या है? डायरेक्ट लगाया जाता है। एक्साइज एंड कस्टम इनडायरेक्ट टैक्स है, लेकिन यहीं पर आप इस दोनों का बात करिएगा तो ये क्या है? आपका इनडायरेक्ट टैक्स के श्रेणी में आते हैं, ठीक ना। तो आपका डायरेक्ट वाला पूछा तो इनकम टैक्स डायरेक्ट है, मतलब ये सीधे व्यक्ति और संस्था की आय पर लगाया जाता है। लेकिन आपसे एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी बोले तो ये इनडायरेक्ट टैक्स में आता है, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स जो है टैक्स पेयर से सीधे वसूले जाता है। ये जो है वही बोले ना कि डायरेक्ट टैक्स जो है ये क्या करते हैं? सीधे टैक्स पेयर से वसूला जाता है, सीधे टैक्स पेयर से वसूला जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा? FRBM एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका उद्देश्य जो है वित्तीय घाटा कम करना होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है कि वित्तीय घाटा को कम करना। यह राजस्व और पूंजी खातों की सीधी संतुलन नहीं करता है। जैसे यहाँ लिखा है ना, ये राजस्व पूंजी खातों की संतुलन करने का आदेश देता है, नहीं। तो ऑप्शन आपका राइट ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। भारत के मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी एमपीसी के घटकों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो कौन सा घटक शामिल है? तो एमपीसी में आरबीआई का गवर्नर सदस्य होता है। तो एमपीसी में जो होता है ना, आरबीआई का गवर्नर सदस्य शामिल होता है। तो ऑप्शन ए तो ठीक है। और क्या है कि इसमें जो है मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस का प्रतिनिधित्व भी शामिल होता है। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस का भी प्रतिनिधित्व इसमें शामिल होता है। ऑप्शन बी भी राइट है। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ भी इसमें शामिल होते हैं। तो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति भी इसमें शामिल होता है। किसमें? एमपीसी, जिसे फुल फॉर्म क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। तो ये तीन होते हैं। आरबीआई का गवर्नर भी इसमें शामिल होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी शामिल होता है, एक पर्सन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें शामिल होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय मुद्रा के किस नोट के पीछे की ओर मंगलयान का चित्र मुद्रित है, मतलब छपा हुआ है? ठीक ना। तो भारतीय मुद्रा के किस नोट के पीछे की ओर जो है मंगलयान का चित्र मुद्रित है? तो ये वाला प्रश्न है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। 2000 रुपये के नोट पर, 2000 रुपये के नोट पर ऐसा किया गया है। तो मंगलयान भारत का पहला मंगल ग्रह मिशन है। इससे थोड़ा मंगलयान के बारे में जान लेते हैं। मंगलयान जो है, मंगलयान, ठीक है, मंगलयान क्या है? तो भारत का पहला मंगल ग्रह मिशन है। भारत का पहला कैसा है? तो मंगल ग्रह मिशन है। ठीक ना। इसमें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ने 2023 में लॉन्च किया था। ये जो मंगलयान, ये जो मिशन है, इसको कब लॉन्च किया गया है? LAUNCH लॉन्च कब किया गया है? किसने किया है? तो पहले इसरो ने किया है। कब किया है? तो 2013 में किया है। ठीक ना। और 2000 के नोट के पीछे मंगलयान का चित्र मुद्रित किया गया था। तो आपका राइट आंसर सी है। और इससे मंगलयान से रिलेटेड भी कुछ प्रश्न कर लिए कि किसने किया, कौन से संस्था ने किया? तो ISRO ने किया, इसरो ने किया। कब किया? 2013 में किया। मंगलयान जो है मिशन किस ग्रह के लिए है? तो मंगल ग्रह के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया था। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन से कारक भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति नीति मंदी में योगदान कर सकते हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये देखिए, ये प्रश्न वही है कि विच फैक्टर्स कैन कंट्रीब्यूट टू स्टैगफ्लेशन इन द इंडियन इकोनॉमी। तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन, देखिए यहाँ पर सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव, मुद्रास्फीति जनित मंदी ऐसी स्थिति है जिसमें मुद्रास्फीति और आर्थिक मंदी दोनों एक साथ होती है। इसमें क्या होता है? आर्थिक मंदी भी साथ देखने को मिलता है। देखिए पहले इसको समझते हैं। ये जो लिखा हुआ है ना, कहाँ पर गया? ये जो स्फीति मंदी जो है, ये इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ से याद रखते हैं कि ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें क्या होता है कि मुद्रास्फीति और प्लस में आर्थिक मंदी, ठीक है, दोनों एक साथ होती है। ठीक है, इसमें जो है आर्थिक मंदी और मुद्रास्फीति दोनों एक साथ होती है। इस स्थिति में क्या होता है? कीमतें बढ़ती रहती है लेकिन आर्थिक विकास धीमी हो जाती है। तो सरकार खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव होता है। तो ये भी राइट आंसर हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? ऐसी स्थिति में क्या होता है? जब आर्थिक मंदी और मुद्रास्फीति दोनों साथ होती है तो इसमें क्या होता है कि इस स्थिति में कीमतें बढ़ती है
कोई भी चीज़ की कीमतें क्या होती है, वो बढ़ने लगती है, कीमतें बढ़ती है, ठीक है। लेकिन क्या है, लेकिन लेकिन क्या होता है, जो आर्थिक होता है, आर्थिक विकास रुक जाता है। आर्थिक विकास क्या हो जाता है, आर्थिक विकास धीमा पड़ जाता है, धीमा पड़ जाता है, ठीक है। औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और विकास दर में कमी इस स्थिति में बढ़ा सकती है। तो औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती भी देखने को मिल सकता है कि नहीं। सरकारी खर्च में अत्यधिक वृद्धि में मांग बढ़ती है, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ जाती है, ये तो हम डील कर लिए। और यहाँ पर क्या है कि कुल मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी आ जाती है। सही बात है कि निर्माण प्रतिरोध में कमी और वैश्विक आर्थिक संकट भी इस स्थिति को उत्पन्न कर सकती है। तो ऑप्शन आपका सी भी राइट, मतलब 3 भी राइट है। तो घरेलू मुद्रा की वृद्धि के कारण निर्यात प्रतिस्पर्धा में कमी, 4 भी सही है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिवाला और शोधन अक्षमता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिवाला और शोधन अक्षमता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें दिवाला और शोधन की अक्षमता के संबंध में लिखा हुआ है, उस पर आपको विचार करना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा केवल 4 हो जाएगा। जैसे देखिए, दिवालिया और शोषण अक्षमता के संबंध में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। पहले आप बताइए कि दिवालिया क्या होता है। दिवाला बोलिए, या इसी को आप बोल सकते हैं दिवालियापन, ठीक है ना, दिवालियापन। तो ये फिल्मों में बहुत सुने होंगे कि वो दिवालियापन या दिवाला हो गया। तो ये मतलब क्या, दिवालियापन का क्या समझते हैं। तो एक ये कानूनी प्रक्रिया, ये कैसा प्रक्रिया है, तो एक कानूनी प्रक्रिया है। ये कैसा प्रक्रिया है, तो कानूनी प्रक्रिया, पहला तो ये बात याद रखिए, ठीक है। जिसमें देनदार की संपत्ति को क्या कहता है, देनदार की संपत्ति का निपटान किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, देनदार की संपत्ति का निपटान किया जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति बैंक से कुछ पैसा उधार उठाया, ठीक है, कर्ज के तौर पर, उसको वो चुकता नहीं कर सका, तो उसे क्या करती है सरकार, जो है उसे क्या करती है, दिवालिया कानून या कानून जो उसे क्या कर दिवालिया घोषित कर देती है। और उसका जो भी संपत्ति होता है उसको क्या करती है सरकार, उसको नीलाम करके उसका पैसा का क्या करती है, प्राप्त करती है। तो इसी को कहते हैं दिवालिया। लेकिन एक वर्ड यहाँ पर है शोधन। अब शोधन क्या है ये भी सोचिए, शोधन क्या है। तो जो मैंने इसका राइट आंसर आपको 4 बताया है, इसमें क्या लिखा है कि भारतीय दिवालिया और शोधन अक्षमता बोर्ड इस प्रक्रिया का नियामक निकाय है, ठीक है ना। तो दिवालिया और शोधन अक्षमता के संबंध में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। तो ये है, आगे पता चलेगा। तो ऑप्शन 4 राइट है। लेकिन शोधन क्या है ये बताइए। शोधन भी क्या है, शोधन अक्षमता है वह स्थिति है जब व्यक्ति या संस्था अपने ऋण का भुगतान नहीं कर पाती। शोधन क्या है कि एक स्थिति है, यह लिख सकते हैं कि वह स्थिति है जब व्यक्ति या संस्था अपने ऋण का भुगतान नहीं कर पाती। मतलब वो जो कर्ज लिया बैंक से उसका वो भुगतान नहीं कर पाता है, तो उसे शोधन कहलाता है। वह स्थिति क्या कहलाता है, जब कोई व्यक्ति किसी बैंक से मान लीजिए कर्ज लिया, ऋण लिया, और उस पैसे को लौटा नहीं पाया, तो वह स्थिति क्या कहलाता है, शोधन कहलाता है। लेकिन जब वही जो व्यक्ति पैसा लेके बैठ गया या भाग गया, उसको क्या करता है, फिर दिवालिया सरकार या कानून उसे दिवालिया घोषित करके उसके जो संपत्ति होता है उसको क्या करता है, बेच के वो पैसा को क्या करता है, प्राप्त करता है। उसको क्या कहते हैं, दिवाला या दिवालियापन कहते हैं, ठीक है। तो आपका राइट आंसर
और इसके लिए जो है ना, इस प्रक्रिया की निगरानी करने वाली न्यायिक संस्था कौन है? इस दोनों प्रक्रिया को जो देखता है, इस प्रक्रिया को देखने वाला जो संस्था है, संस्था, ठीक है, इस प्रक्रिया को देखने वाला जो आपका संस्था होता है, संस्थान लिखते हैं, संस्थान होता है, उसका नाम क्या है? IBBI, ठीक है, उसका नाम क्या है? IBBI, जो इस दोनों प्रक्रिया को देखता है। तो आपका राइट आंसर 4 है, ठीक ना। IBBI जो है भारत में जो है IBBI, ये कब लागू हुआ था? तो 2016 से लागू हुआ था, ठीक है। आगे बढ़िए। RBI के विदेशी मुद्रा भंडार, RBI के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, हाँ ये भी शामिल है। फिर सोना भी शामिल होता है। विशेष आहरण अधिकार, विदेश आहरण अधिकार IMF द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति है, तो ये भी शामिल होता है। आरक्षित किस स्थिति, ये भी शामिल होता है, ठीक ना, सारे शामिल होते हैं। RBI के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में कौन कौन से शामिल होते हैं? ये चारों ऑप्शन शामिल होते हैं, तो ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखिए, मैं थोड़ा सा ये समझाना चाहता हूँ कि ये जो है जिसे हम स्पेशल ड्राइंग राइट्स बोल रहे हैं, ये क्या होता है कि IMF द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति है। इसे कौन जारी करता है? तो IMF जारी करता है। IMF द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति है, ठीक ना। और वहीं पर जो आपका ये वाला है रिजर्व ट्रांसपोजिशन, ये क्या है? तो इसको भी जो है ना IMF ही जारी करता है। IMF जो है भारत में, IMF में भारत की आरक्षित स्थिति को दर्शाता है। IMF में क्या दर्शाता है? भारत की आरक्षित स्थिति को दर्शाता है। तो ऑप्शन आपका राइट डी हो गया, ठीक है फ्रेंड। तो कैसा लगता है फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही था। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग आज इकोनॉमिक्स का वीडियो 4 डेज 4 में आज पहला प्रश्न लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत में दालों की कम उत्पादकता का मुख्य कारण निम्नलिखित में से क्या है? तो क्या बोला जा रहा है कि जो पल्सेस होते हैं, मतलब दाल जो होता है, कि भारत में कम उत्पादकता का मुख्य कारण क्या है? मतलब भारत में जो है दाल बहुत कम मात्रा में उसका उपजाया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। तो इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण क्या है कि गुणवत्तापूर्ण बीजों का कम उपयोग करना। यहाँ पर जो भारत में है दाल का जो है गुणवत्तापूर्ण बीजों का कम उपयोग होता है, इसलिए यहाँ पर जो है भारत में दाल की उत्पादकता क्या है? बहुत कम है। इसलिए हम लोग भारत जो है दाल क्या करता है? बाहर से आयात भी करता है, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मानसून वर्षा में बदलाव के प्रति सबसे संवेदनशील है? कहने का मतलब है, इसका अगर अल्टरनेट सोचिएगा, इसको अल्टरनेट पढ़ के सोचिएगा तो बोल रहा है कि मानसून आधारित कौन सा फसल है जो मानसून पे डिपेंडेंट होता है। अगर मानसून में थोड़ा सा भी इधर उधर बदलाव होता है तो उसका असर आपको फसल पे देखने को मिलता है। तो इसका मतलब मानसून पे कौन सा फसल डिपेंडेंट होता है? तो आपका खरीफ फसल डिपेंडेंट होता है ना। तो खरीफ फसल का इसका मतलब यहाँ पर एग्जाम्पल है कौन कौन? गन्ना और कपास। तो जब भी मानसून में थोड़ा सा भी 19-20 होगा तो उसका इफेक्ट को क्या होगा कि फसल पे देखने को मिलेगा, तो वो गन्ना और कपास पे देखने को मिलेगा, क्योंकि ये दोनों किस पे है? मानसून पे डिपेंड फसल है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर BC हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति मिट्टी के पोषण, क्या बोल रहा है कि कौन सी कृषि जो पद्धति है मिट्टी के पोषण तत्वों को संरक्षित रहती है, मतलब
क्या करती है, कंजर्व करके रखती है, ठीक ना, और मिट्टी की संरचना में सुधार करती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फसल चक्रीकरण, क्रॉप रोटेशन। आप अगर क्रॉप को बदल बदल के खेतों में करोगे, एक बार गेहूँ, एक बार धान, फिर गेहूँ, फिर धान, फिर गन्ना, ऐसे करके अगर फसल लगाओगे ना एक ही खेत में, तो इससे क्या होता है ना कि जो आपका जो मिट्टी है, तो मिट्टी का क्या होता है, मिट्टी का जो फर्टिलिटी होता है उसको क्या कर सकते हो आप, संरक्षण मतलब उसको बचाव कर सकते हो, उसकी जो उर्वरता शक्ति है उसको बचाया जा सकता है लॉन्ग टाइम तक। तो फसल को अगर चक्रीकरण करके लगाया जाए, एक फसल एक मतलब गन्ना लगाइए, फिर धान लगाइए, फिर क्या करिए पैडी लगाइए, गेहूं लगाइए, तो इसी को कहते हैं फसल चक्रीकरण। तो इसके द्वारा क्या होता है कि मिट्टी की संरचना में सुधार और मिट्टी के जो पोषक तत्व होते हैं उसको संरक्षित किया जा सकता है। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत के कुल कृषि निर्यात आय में सबसे अधिक योगदान देती है। निर्यात मतलब क्या करना कि हम भारत दूसरे देश को क्या करता है, अपनी जो उपज है उसको बाहर देशों में भेजता है, तो उसी को क्या कहते हैं, निर्यात कहते हैं। तो कुल कृषि निर्यात आय में सबसे अधिक योगदान देता है, तो 12 बासमती चावल भी देता है, मतलब बासमती चावल भारत में उपजाई जाती है और इसे बाहर भी बेचा जाता है विदेशों में, इसकी विदेशों में भी मांग है। चाय का भी बेचा जाता है, मसाले भी बेचे जाते हैं, है कि नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बात जैविक खेती की विशेषता नहीं है। देखिए ध्यान दीजिएगा, नहीं वाला आपसे पूछे हैं कि निम्नलिखित में कौन सी बात जो है जैविक खेती की विशेषता नहीं है। जैविक खेती मतलब क्या हो गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग का विशेषता नहीं है। तो सिंथेटिक कीटनाशकों का उपयोग, सिंथेटिक मतलब देखिए नाम से ही हो गया कि ये मैन मेड क्या है, कीटनाशक है, तो ये तो केमिकल से बनाया जाता होगा। सिंथेटिक है तो मतलब केमिकल का यूज इसमें हुआ होगा बनाने में। केमिकल तो हमारा किस में आता है, ऑर्गेनिक में नहीं आता है ना। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। लेकिन वहीं पर हरित खाद का उपयोग, ये तो सही है। हरित खाद क्या आ जाएगा आपका, जैविक, ये आ जाएगा आपका किस में, जैविक खेती में आ जाएगा, ठीक ना। वहीं पर आपका मिट्टी की उर्वरता भी किस में आ जाएगा, जैविक खेती में आ जाएगा, ठीक ना। तो आपका जो है सिंथेटिक जो कीटनाशक है इसमें केमिकल का यूज होगा, जो केमिकल हमारा किस में आता है, जैविक खेती के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा ए, ठीक है। आगे बढ़िए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र रेशम कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है। रेशम कृषि के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है, तो तमिलनाडु के नीलगिरी को सबसे उपयुक्त माना गया है। क्यों, क्योंकि तमिलनाडु का जो मौसम है वो क्या है, वो ज़्यादा परिवर्तित नहीं होता है, वो वर्षों भर क्या होता है, परिवर्तन यहाँ देखने को नहीं मिलता है। ये साल भर कैसा रहता है, एक समान जैसा यहाँ पर मौसम देखने को मिलता है अधिकतर महीने में, इसलिए आपका तमिलनाडु का मौसम सही माना गया किसके, तो रेशम कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है। आगे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि विस्तार सेवाओं की भूमिका का सबसे अच्छे से दर्शाता है। तो किसानों का वित्तीय ऋण देना, आधुनिक कृषि तकनीक का प्रचार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़िए, किसान खाद्य फसलों की बजाय नकदी फसल क्यों उगाते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है। तो नकदी फसल इसलिए उगाते हैं क्योंकि उसका उच्च बाजार मूल्य मिल जाता है किसान को, इसीलिए। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, भारत में अनुबंध कृषि के उद्भव के लिए निम्नलिखित में से कौन से सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है। निर्यात मांग में वृद्धि, या कृषि बाजार की उदारता, या और क्या है, गुणवत्ता इनपुट और सुनिश्चित मूल्य की आवश्यकता। उपयुक्त में से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, बताइए। कि भारत में अनुबंध खेती के उद्भव के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है। तो निर्यात मांग में वृद्धि, ये भी उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है। कृषि बाजार के उदारीकरण, ये भी रिस्पॉन्सिबल है। और गुणवत्ता इनपुट और सुनिश्चित मूल्य की आवश्यकता, ये भी रिस्पॉन्सिबल है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, भारत में कृषि संकट का मूल कारण निम्नलिखित में से क्या है। भारत में जो कृषि पे संकट आता है उसका मूल कारण पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए, बताइए। तो संस्थागत ऋण की कमी, ये भी है, ठीक है। क्या बोला, संकट की कमी, कृषि संकट, तो संस्थागत ऋण की कमी
ऋण की कमी है, मतलब ऋण नहीं मिल पाता है, तो ये हो गया। बदलता मानसून तो बड़ा फैक्टर निभाता ही है। कृषि आय का कम होना, ये भी सही बात है। उपयुक्त में से ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी बाजार कीमत से अधिक हो जाता है तो किस स्थिति को दर्शाता है? क्या बोल रहा है? जब सरकार द्वारा घोषित एमएसपी समर्थन मूल्य, सरकार क्या, ये जो एमएसपी है ये कौन लागू करता है? सरकार द्वारा लागू किया जाता है। ठीक है, बाजार कीमत से अधिक हो जाता है, तो बोल रहा है कि एमएसपी जब है ज़्यादा हो जाता है किससे? बाजार कीमत से अगर ज़्यादा हो जाता है तो किस स्थिति को दर्शाता है? तो ये आपका राइट आंसर होगा प्रभावी न्यूनतम कीमत तथा अधिशेष पूर्ति, या प्रभावी अधिकतम कीमत तथा अधिशेष पूर्ति, या प्रभावी न्यूनतम कीमत तथा अधिशेष पूर्ति। तो क्या लगता है आपको, क्या हो जाता है? तो आपका इसका सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। जब एमएसपी जो है ज़्यादा हो जाता है बाजार कीमत से, तो वहाँ क्या देखने को मिलता है कि प्रभावी न्यूनतम कीमत तथा अधिशेष पूर्ति। ठीक है, कहने का मतलब देखिए मैं समझाता हूँ कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो होता है सरकार द्वारा तय की जाती है। ठीक है, वह न्यूनतम कीमत है जिसमें कम पर किसान अपनी फसल नहीं बेच सकता, उससे कम पे अपनी क्या कर सकता है किसान। जब सरकार एमएसपी लगा देती है तो इसका कहने का मतलब ये सरकार लगाती है, और इससे कम पर इसके कीमत पे कम पर किसान है अपना फसल किसी को नहीं बेच सकता है, यही ना, ये होता है एमएसपी। तो जब एमएसपी के संतुलन मूल्य से अधिक निर्धारित किया जाता है तो यह प्रभावी न्यूनतम कीमत बन जाता है, ये प्रभावी न्यूनतम कीमत बन जाता है। अधिक कीमत मिलने पर वजह से उत्पादक वस्तु की पूर्ति बढ़ा देती है, वहीं अधिक कीमत होने के कारण उपभोक्ता की मांग कम हो जाती है। अधिक कीमत होगा तो उपभोक्ता की मांग तो ऑटोमेटिक है ना, कि कीमत अगर आसमान छुएगा, अभी जैसे पेट्रोल है, अभी पेट्रोल और अथी का हो रहा है ना गैस का किल्लत, तो अगर कीमत आसमान छुएगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? उपभोक्ता की मांग क्या हो जाएगी? मांग क्या हो जाएगी? मांग कम हो जाएगी। प्राइस बढ़ेगा तो मांग कम हो जाएगी। परिणाम स्वरूप क्या देखने को मिलेगा कि पूर्ति मांग से अधिक हो जाती है। जब पूर्ति जब मांग से अधिक हो जाती है उसे अधिवेशन पूर्ति कहा जाता है। तो उसे क्या कहता है? अधिवेशन पूर्ति कहा जाता है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, कृषि विकास का निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए। कृषि विकास की निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए। विशेष कृषि उपज योजना या राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इनमें से कौन सा विशेष रूप से फसल और सब्जियों के निर्यात में अधिक वृद्धि की लक्ष्य बनाती है? नीचे दिए गए कोड से सुनिश्चित कीजिए। तो क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन, ऊपर जो ये दोनों दिया गया है 1 और 2, उसमें से बोल रहा है कि इनमें से कौन ऐसा है कि विशेष रूप से फसल मतलब फल और सब्जी के निर्यात में अधिक वृद्धि को लक्ष्य बनाता है, कि मतलब हमको फल और सब्जी इतना उगाना है कि हम दूसरे देशों को भी बाहर भेज सके, मतलब भारत से दूसरे देशों को भी वहाँ पर बेच सके, निर्यात कर सके। तो ये किसके अंतर्गत आता है? तो विशेष कृषि उपज योजना के अंतर्गत ये आता है। तो ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका केवल ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सदाबहार क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो ये तो MS स्वामीनाथन ने किया था। ठीक है, भारत का कृषि उपज बाजार समिति अधिनियम 2003 डैश नहीं करता है। क्या नहीं करता है बताइए, ये क्या नहीं करता है 2003 वाला? तो 2003 जो है आपको कृषि वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का नियंत्रण करता है। क्या नहीं करता है? तो ये नहीं करता। ऑप्शन सी वाला काम जो है इसका नहीं है। ठीक ना, तो ऑप्शन सी वाला इसका काम नहीं है। नहीं पूछा है तो ये इसका काम नहीं है कि कृषि वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का नियंत्रण ये नहीं करता है। ठीक है, जबकि उपभोक्ता की कृषि उपज की प्रत्यक्ष बिक्री की सुविधा प्रदान करता है, ये करता है। ये हाँ हो जाएगा, ये करता है, लेकिन हमको ना वाला बोला है। फिर अधिसूचित कृषि वस्तुओं के बिक्री पर बाजार शुल्क का एक स्तर प्रदान करता है, ये चीज़ भी ये करता है। तो ये भी चीज़ करता है, लेकिन हमको पूछा हुआ नहीं वाला प्रश्न है नहीं, तो ऑप्शन भी नहीं वाला खोजना है। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे है, निम्न में से किस फसल को नदी में नहीं उगाया जा सकता? क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सा फसल है जिसे नदी में नहीं उगा सकते हैं?
बताइए कौन सा है? सिंघाड़ा। सिंघाड़ा तो नदी में ही उगता है। नहीं, सिंघाड़ा नदी में नहीं उगता है, ये तो पानी अति में ठहरे हुए पानी में उगता है ना, तो सिंघाड़ा ये नहीं है। कमल, कमल नदी में थोड़ी उगता है, ये किस में उगता है? जहाँ पर पानी, तालाब में उगता है, जहाँ पर क्या होता है, पानी, वर्षा पानी लॉन्ग टाइम तक एक गड्ढे में संग्रहित हो जाता है, उसी में उगता है ना। तो इसमें बोला है कि फसल, किस फसल को नदी में नहीं उगाया जा सकता है, तो सिंघाड़ा नहीं है इसका आंसर, कमल भी नहीं है, मखाना भी नहीं है। ठीक है, तो उपयुक्त में से ऑप्शन ई राइट हो जाएगा। देखिए, सिंघाड़ा एक जलीय फसल है, ठीक है, जो तालाब, झील और नदी में धीमे धीमे जल में उगाया जाता है। ये तो उगाया जाता है, लेकिन किस में? जैसे तालाब में, जहाँ पानी क्या रहता है, स्थिर रहता है, मतलब ठहरा हुआ रहता है, एक तरह से लॉन्ग टाइम तक वहीं पर जमा रहता है। तालाब हो गया, झील हो गया, ठीक है। और नदी की धीमी जल में, नदी में भी उगाया जा सकता है, लेकिन नदी का जो धारा हो कैसा, धीमा हो, उसमें भी उग सकता है सिंघाड़ा। कमल भी ऐसा में होता है, तालाब और झील में ही उगता है ना, जल में उगने वाला पौधा है जो नदी, तालाब और झीलों में पाया जाता है, ठीक है। तो ये भी तो पाया जाता है, हमको पूछा नहीं वाला, तो ये भी तो पाया जाता है, नदी तालाब में ही पाया जाता है, मतलब पानी में ही पाया जाता है ना। इसको देखिए मैं थोड़ा सही कर देता हूँ। देखिए, इस सब का पानी से संबंध है, इसका भी पानी से संबंध है, मतलब तालाब झील में, इसका भी तालाब झील से, मखाना का भी तालाब झील से संबंध है, लेकिन हमको पूछा नहीं वाला, तो नहीं वाला तो एक भी नहीं है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। मखाना भी क्या है, मुख्यतः तालाब और स्थिर जल वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है, लेकिन जलाशय में भी संभव है। ये तीन जल आधारित फसल हैं, ये तीनों जल आधारित क्या है, फसलें हैं, इसलिए दिए गए विकल्प में कोई भी फसल ऐसा नहीं है जिसे नदी में नहीं उगाया जा सकता। इस सब को नदी में उगाते हैं, और यहाँ को पूछा नहीं उगाने वाला, तो नहीं उगाने वाला तो एक भी नहीं, सब पानी में उगता है, तो आपका राइट आंसर ई हो जाएगा। आगे बढ़िए। केंद्र सरकार ने अटल भूजल योजना की समय अवधि को बढ़ाया है। केंद्र सरकार ने अटल भूजल योजना के समय अवधि, मतलब जो टाइम ड्यूरेशन है, उसको कब तक एक्सटेंड कर दिया, कब तक बढ़ाया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 2027 तक बढ़ाया है। कब तक बढ़ाया है? 2027 तक बढ़ाया है। इसको बस याद रखना है कि अटल जो भूजल योजना है को 25 दिसंबर 2019 को शुरू किया गया था। पहले आपसे मैं बताता हूँ कि इस योजना को शुरुआत कब हुई थी, इस योजना का शुरुआत कब हुई थी, तो याद रखिएगा 25 दिसंबर 2019 को इस योजना की शुरुआत हुई थी। 2019 में सही से लिख देता हूँ, 2019 को शुरुआत हुई थी अटल भूजल योजना की। इसका उद्देश्य यही था कि भूजल प्रबंधन और संरक्षण को बढ़ावा देना था। इसका उद्देश्य आपसे पूछेगा तो क्या बता दीजिएगा? इसका उद्देश्य ये था कि जो भूजल होता है, मतलब भूमि के अंदर जो जल होता है, ठीक ना, भूज प्रबंधन करना, ठीक है, और उसका संरक्षण भी करना। प्रबंधन तो करना, उसका संरक्षण भी करना, मतलब उसको करना या बढ़ावा देना बोल सकते हैं। उसको क्या करना? बढ़ावा देना, ठीक है। लैंड वाटर, मतलब भूमि के अंदर जो पानी होता है उसके लिए क्या करना, मतलब उसके लिए प्रबंधन भी करना, ठीक है, प्रबंध करना, और उसको संरक्षण भी देना, ये हो गया, ये उसका उद्देश्य था, ठीक है, ठीक है, भूजल के लिए। यह योजना जल शक्ति मंत्रालय और विश्व बैंक की साझेदारी में लागू की गई थी। मेरे जो है ना शब्दों को फ्रेंड थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, हर चीज़ को लिखना संभव नहीं है, तो आप ध्यान से सुन सकते हैं, ठीक है। यह योजना जो है, कौन सा योजना? अटल भूजल योजना जो है, इसमें कौन कौन लगा हुआ है? तो जल शक्ति मंत्रालय लगा हुआ है। और किसके साथ में इसका गठबंधन है? तो इसका गठबंधन जो है विश्व बैंक के साथ है। विश्व वर्ल्ड बैंक में लिख देता हूँ, इससे अच्छा वर्ल्ड बैंक की साझेदारी में लागू की जा रही है, ठीक है। योजना के लिए लगभग 6,000 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। इस योजना के लिए कितना बजट निर्धारित किया गया है? तो 6,000 करोड़ की रुपया धनराशि निर्धारित की गई है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर बी हो गया। आगे बढ़िए।
कौन सा राज्य सर्वाधिक बाजरा उत्पादन करता है? कौन सा जो राज्य है सर्वाधिक बाजरा उत्पादन करता है? तो इसका तो बहुत है, बोलिए ना, बाजरे की रोटी कहाँ प्रसिद्ध है, कहाँ प्रचलित है बाजरे की रोटी? बता सकते हैं आप लोग कहाँ प्रचलित है? तो राजस्थान। बोलते हैं ना बाजरे की रोटी, मकई का साग, तो राजस्थान में। और उधर से पंजाब तो सटल है, तो पंजाब में भी बाजरे की रोटी, मक्के की साग। तो आपका राजस्थान में बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन होता है भारत में, ठीक है। आगे बढ़िए। भारत में कौन सा राज्य मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है? वही, भारत में कौन सा राज्य जो है मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आपका राइट आंसर वही हो जाएगा, फिर से राजस्थान। मोटा अनाज में वही बाजरा, मक्का आ जाता है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? चौथी योजना में, पांचवी योजना में, या छठी पंचवर्षीय योजना में? तो नाबार्ड की योजना हुई थी छठी पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? ध्यान से सुनिए, मैं बोलने जा रहा हूँ। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना याद कर लीजिए, डेट याद कीजिए, 12 जुलाई 1982 को हुआ था। नाबार्ड का फुल फॉर्म मैं एक बार और बोलता हूँ, ध्यान से सुनिए। एन से नेशनल, ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। यह संस्थान छठी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना का समय अवधि क्या था? 1918 से 85, ठीक है, ये भी याद कर लेना है, दौरान की गई, ठीक है। नाबार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना। यह संस्था कृषि, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और ग्रामीण विकास परियोजनाओं के लिए ऋण एवं वित्तीय सहायता प्रदान करती है। नाबार्ड की स्थापना बी शिवरामन समिति के सिफारिश पर की गई थी। अच्छा, नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी किसके सिफारिश पे? हो सकता है सिफारिशकर्ता का नाम पूछ ले, तो किसके सिफारिश पे की गई थी? तो याद रखिएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बी शिव रामन समिति। कौन सा समिति? तो बी शिवरामन समिति ने नाबार्ड की स्थापना की थी, ठीक है। इसके मतलब सिफारिश पे इसकी स्थापना की गई थी नाबार्ड की। नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? छठी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। छठी पंचवर्षीय योजना का समय क्या 1918, 1980, 85। और नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 में हुई थी, ठीक है। तो सारे बात याद रख लीजिएगा। आगे बढ़िए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तिथि को शुरू की गई थी? तो बताइए किस तिथि को शुरू की गई थी? तो आपका 1 फरवरी 2019 को। कब की गई थी? 1 फरवरी 2019 को की गई थी। इस योजना के अंतर्गत क्या था? छोटे और सीमांत किसानों को आय सहायता प्रदान की जाती थी। इसके अंतर्गत क्या था कि जो आपके छोटे किसान हैं, इसके उद्देश्य क्या था कि जो छोटे किसान हैं, छोटे किसान हैं या एवं लिख के मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कि सीमांत किसान, छोटे किसान या सीमांत किसान को क्या था कि आय सहायता, क्या सहायता देना था? आय सहायता प्रदान की जाती थी, ठीक है। इस अब देखिए, पात्र किसानों के प्रति वर्ष 6,000 की आर्थिक सहायता दी जाती थी। अच्छा, आर्थिक सहायता कितना दी जाती थी? तो 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता इसके अनुसार दी जाती थी। यह राशि 3 समान किस्तों में दी जाती थी। ये राशि जो 6,000 है वो कितने किस्तों में दी जाती है? देखिए, जो भी रिलेटेड फैक्ट है मैं आपको बताऊंगा। 3 समान किस्त, मतलब 3 समान किस्त बोलिएगा कितना कितना हो जाएगा? मतलब 2,000, फिर 2,000, फिर 2,000, तो 3 समान किस्तों में दी जाती थी, ठीक है। मतलब 2,000 करके दी जाती थी, सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाती है। योजना का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और कृषि क्षेत्र के आर्थिक सहायता देना था।
तो उद्देश्य मैंने वही बताया कि आय सहायता प्रदान करना था, जिससे क्या होगा, किसान की हालत सुधरे और कृषि का क्या हो, कृषि क्षेत्र में आर्थिक सहायता दिया जा सके। यही तो इसका उद्देश्य था। कब शुरुआत हुई थी, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगता है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल नए होंगे। और अगर अब बिहार से TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं यहाँ सिर्फ आपको पढ़ाऊँगा, इधर उधर की बातें नहीं करूँगा। सिर्फ मेरे चैनल से जुड़िए और सिर्फ पढ़ने का मजा लीजिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए उतना ही। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो हम लोग इकोनॉमिक्स का आगे प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, भारतवर्ष में संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण किस वर्ष प्रारंभ हुआ? भारत में संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1991 में हुआ था, ठीक है। तो इससे रिलेटेड फैक्ट कुछ पढ़ लेते हैं कि भारतवर्ष में संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 1991 के पश्चात, इसके बाद में हुआ था। भारत में नई आर्थिक नीति जो वर्ष 1951 में लागू की गई, ठीक है। इसे प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लागू किया था। इसको जो ये आर्थिक उदारीकरण है, इसको किसने लागू किया था? तो हमारे PM थे, पूर्व PM PV नरसिम्हा राव और उस समय के जो वित्त मंत्री थे, उस समय के जो वित्त मंत्री थे हमारे कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह। इनके ही प्रयास से हमारा क्या हुआ था कि भारतवर्ष में संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण लागू हुआ था। इस नीति का मुख्य तत्व थे, इस मुख्य तत्व पूछ सकता है कि क्या था? तो मुख्य जो तत्व थे इस नीति का, वो 3 तत्व आपको याद रखना चाहिए। पहला तत्व क्या था? तो पहला तत्व था उदारीकरण। क्या था? उदारीकरण, ठीक है। दूसरा था निजीकरण, ठीक ना। और तीसरा था वैश्वीकरण, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? इस नीति का उद्देश्य था कि सरकारी नियंत्रण कम करना और बाजार आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना था। इसका उद्देश्य मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यही था कि सरकारी नियंत्रण को कम करना, ठीक है। सरकारी नियंत्रण को कम करना और बाजार आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। और क्या था? बाजार आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, ठीक है। जितने भी फैक्ट्स थे मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही खोजना है, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट खोजना आपको। तो रोजगार विहीन समृद्धि एक ऐसी अवस्था है जहां रोजगार में स्पष्ट वृद्धि के बिना अर्थव्यवस्था में GDP में वृद्धि होती है। ये बात सही है। दूसरा देते हैं, रोजगार विहीन समृद्धि रोजगार की लोच में कमी ला सकती है। ये भी बात सही है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन, दोनों बात सही है। तो ऑप्शन बोथ A and B आर इनकरेक्ट, नहीं ये नहीं, बोथ A and B आर करेक्ट। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विश्व आर्थिक मंच
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के संस्थापक कौन थे, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं WEF। इसके संस्थापक कौन थे? तो इनके संस्थापक थे आपके ऑप्शन सी क्लास श्वाब। ऑप्शन सी। ये कहाँ के थे? तो ये थे आपके जर्मनी के थे। ये कहाँ के थे? आपके जर्मनी के थे। अच्छा, WEF की स्थापना कब हुई थी? पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1971 याद रख लीजिएगा, ठीक है, वर्ष 1971 में, ठीक है। अच्छा, इसका वार्षिक बैठक हो सकता है आपसे पूछ ले, इसका जो वार्षिक बैठक होता है वो बैठक कहाँ पर होता है? तो याद रखिएगा दावोस में होता है। कहाँ पर होता है? वार्षिक बैठक इसका दावोस में होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ? तो सभी को याद होना चाहिए इसका राइट आंसर 2 अक्टूबर 2014 को हुआ था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? इसका अगर उद्देश्य आपसे पूछ लिया जाए तो इसका उद्देश्य यही था कि देश को स्वच्छ और खुले में शौच से मुक्त बनाना था। इसका उद्देश्य क्या था? कि देश को स्वच्छ और खुले में जो शौच लोग करते थे, खुले में शौच से मुक्ति, ठीक है, बनाना था। यह अभियान जो है महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर शुरू किया गया था। 2 अक्टूबर को किसका जयंती होता है? तो महात्मा गांधी का होता है ना। इसमें दो प्रमुख भाग थे। इसके कितने भाग थे? इस अभियान का जो है भारत स्वच्छता मिशन के कितने भाग थे? 2 भाग थे। वो 2 भाग क्या क्या है? 1 और 2 मैं लिख देता हूँ, आपको याद रख लेना। स्वच्छ भारत मिशन ये था स्वच्छ भारत मिशन। कहाँ पर? तो ग्रामीण इलाका में। कहाँ पर? तो ग्रामीण इलाका में स्वच्छ भारत मिशन। और दूसरा था स्वच्छ भारत मिशन शहरी इलाका में, और दूसरा था स्वच्छ भारत मिशन कहाँ पर? तो शहरी। दोनों के लिए, शहर और ग्राम दोनों के लिए ये स्वच्छ भारत मिशन स्टार्ट किया गया था, ठीक है। इसका लक्ष्य यह था कि स्वच्छता, कचरा प्रबंधन और जन जागरूकता बढ़ाना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? नहीं वाला, क्रॉस वाला आपको खोजना है, ठीक ना। कि वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा निर्यात में वृद्धि आयात की तुलना में अधिक हुई है। तो वैश्वीकरण भारत पे ध्यान दीजिएगा, वैश्वीकरण का पूछा है तो निर्यात में वृद्धि आयात की तुलना में अधिक हुई है, ये बात सही है। हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी भी वैश्वीकरण का दौर चल रहा है, लेकिन अभी भी हम लोग क्या करते हैं? दूसरे देशों से क्या करते हैं? कच्चा मांग की पूर्ति करते हैं, आयात की तुलना में अधिक नहीं है, ये बात गलत है। निर्यात होता है क्या? हम दूसरे देश से सामान मंगाते हैं। तो अभी भी तो भारत क्या है? आत्मनिर्भर होने के, इसलिए तो मोदी जी क्या बोलते रहते हैं? आत्मनिर्भर मतलब अपने इंडिया मेड चीज़ को बढ़ावा दीजिए। लेकिन हम लोग क्यों? क्योंकि अभी भी निर्यात पर ज़्यादा आश्रित है और आयात उसकी तुलना में बहुत कम कर रहे हैं। दूसरे देशों को अपना सामान बहुत कम बेच पाते हैं। तो ये ऑप्शन सी आपका क्या है? रॉन्ग है। आगे, औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया था? औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया था? तो ये आपका 1956 में अपनाया गया था। एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है जो सक्षम बनाती है। इसका जो राइट जवाब है क्या है? एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण मतलब मानव संसाधन का यहाँ पर बात हो रहा है कि बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है जो सक्षम बनाती है किसी देश के
व्यक्ति द्वारा अधिक पूंजी संचय करना नहीं, इससे कोई रिलेटेड बात नहीं। ज्ञान में वृद्धि करने को और चीज़ होता है, ज्ञान में वृद्धि तो है ही, लेकिन और चीज़ है इससे रिलेटेड, ये नहीं है। कौशल स्तरों में वृद्धि करने, ये भी नहीं है लेकिन ये अकेला नहीं है, और इसके साथ आएगा मानव पूंजी में देश के लोगों को ज्ञान, कौशल और क्षमताओं में वृद्धि करने का, ये ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट है, तो आपका ऑप्शन राइट सी हो जाएगा। ठीक है, आगे उत्पत्ति के नियम, रूल्स ऑफ ओरिजिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मानदंड है, एकदम करेक्ट बात है। ये नियम कस्टम एजेंसी को यह निर्धारित करने में सहायता करते हैं कि किसी उत्पाद पर कौन सा शुल्क लगाया जाए, ये एकदम राइट बात है। इनका उपयोग व्यापार सांख्यिकी के उद्देश्य के लिए भी किया जाता है, ये भी एकदम राइट वाक्य है। कई मामलों में कर और आयात प्रतिबंध उत्पाद के स्रोत देश पर निर्भर करते हैं, ये भी सही बात है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब सारे करेक्ट हैं। ठीक ना, आगे अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए है? तो अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड जो है ये आपका वृद्ध गरीब लोग जो इतना वर्ष से अधिक आयु के हैं उसके लिए है। अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए है? तो ऑप्शन ए, वृद्ध गरीब लोग जो 65 वर्ष से अधिक आयु के हैं उनके लिए है। ठीक ना, अन्नपूर्णा योजना का उद्देश्य गरीब वृद्ध व्यक्ति को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने का है। यह योजना उन 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए है जिन्हें वृद्धाश्रम पेंशन नहीं मिलता। मतलब ये किन के लिए है? जिनको क्या होता है कि जो इतना वर्ष की आयु की महिला है लेकिन गरीब है और उन्हें क्या नहीं मिलता है, जिन्हें वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिलती, उनके लिए। ठीक ना, गरीब वृद्ध व्यक्तियों के खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए। ठीक ना, इसमें क्या होता है कि इस योजना में मतलब अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड में क्या होता है कि इसमें जो है ना प्रति माह जो है 10 केजी खाद्यान्न दिया जाता है, 10 केजी अनाज दिया जाता है वृद्ध महिला को, वृद्ध गरीब लोगों को दिया जाता है। ठीक ना, यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है। इसका संचालन कौन करता है? अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड का संचालन पूछेगा आपसे तो कहाँ पर इसका संचालन होता है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इसका संचालन किया जाता है। ठीक ना, इसका उद्देश्य यही है कि गरीब बुजुर्गों को न्यूनतम खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्व शिक्षा अभियान किसने लागू किया था? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। अच्छा, इससे सर्व शिक्षा अभियान से रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लेते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत जो है कब हुई थी। इसकी शुरुआत पूछ सकता है कि शुरुआत कब हुई थी, तो 2001 में हुई थी। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 में की गई थी। इसे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू किया था। 2001 में जो हमारे कौन थे प्रधानमंत्री थे, कौन? अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे प्रधानमंत्री थे 2001 में, उन्होंने इसका शुरुआत किया था। ठीक ना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। इसका उद्देश्य क्या था? सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य ये था कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको क्या करना? उन्हें शिक्षा प्रदान करना। ठीक ना, शिक्षा कैसा प्रदान करना? निःशुल्क, मतलब उसके लिए कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। ठीक है, निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंग्रस मैडिसन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमिक हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी में कितना योगदान था?
तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है 32%। तो फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स का हम लोग पूरा कंप्लीट आज हम लोग कर लिए, इतना ही था सचिन सर वाले बुक में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, एक नए सब्जेक्ट के टॉपिक के साथ। तो हम लोग अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे जनसंख्या, नगरीकरण, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी।